नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। हम एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं एक नया बिंदु, मंत्री परिषद। केंद्र सरकार में कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा हो चुका था। आज का टॉपिक हमारे लिए है वो है मंत्री परिषद। केंद्र सरकार की मंत्री परिषद कैसे कैसे है, क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पढ़ा था हमने, वहाँ पे भी आर्टिकल्स की बात की थी। कौन से आर्टिकल्स में राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से आर्टिकल्स में राष्ट्रपति का वर्णन है। मंत्री परिषद में भी आज हम सबसे पहले ही इस बात का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स में मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले बात देखें कि आर्टिकल 2 हैं। पहली बात तो आप जानते हैं कि भाग 5 में, संविधान का भाग 5 है और भाग 5 जिसका विस्तार है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, और इसमें केंद्र सरकार है। मैं फिर से वो बात याद दिला रहा हूँ जो हमने राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ने से की पहली क्लास में शुरू की थी। वापस हम वहाँ पे चलते हैं। इसका जो पहला अध्याय हमने बात की थी, भाग 5 के 5 अध्याय हैं, उसके पहला अध्याय, और वो पहला अध्याय है आर्टिकल 52 से शुरू होता है और आर्टिकल 78 तक जाता है, जिसमें केंद्र सरकार की कार्यपालिका का जिक्र है। और चूंकि केंद्र सरकार की मंत्री परिषद कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, इसका मतलब यह है कि मंत्री परिषद का वर्णन भी इस पहले अध्याय में ही है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62 था, आर्टिकल 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति है। मंत्री परिषद का जो जिक्र है वो 2 आर्टिकल्स में है, ध्यान रखें, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। ये 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनमें मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से बातें की गई, इनके बारे में कहा गया। आर्टिकल 74 में 2 क्लोज हैं, आर्टिकल 74 1 और 2, और आर्टिकल 75 में टोटल क्लोज 6 हैं, आर्टिकल 75 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम सबकी चर्चा करेंगे, इसके बारे में आगे बढ़ें। इससे पहले आप आर्टिकल 74 को अच्छे से समझिए। 75 को हम उन जगह पढ़ लेंगे अलग अलग खंडों में जहाँ जहाँ उनका जिक्र होगा, लेकिन पहले आप आर्टिकल 74 के दोनों क्लोज समझिए कि आर्टिकल 74 के दोनों क्लोजेज में क्या क्या जिक्र किया गया है, किन किन बातों में कहा गया है। पहले आप लिख लीजिए, इसे हेडिंग डाल लीजिए, मंत्री परिषद लिख लीजिए। भाग 5 ये आर्टिकल है, केंद्र सरकार है, उसका अध्याय, ये अध्याय है, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए। 1 अनुच्छेद 52 से 78 कार्यपालिका, और मंत्री परिषद का जो जिक्र है आर्टिकल 74 और 75 में। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। आर्टिकल 74 में पहला क्लोज क्या कहता है, आपने शायद इसकी भाषा सुनी होगी पहले। आर्टिकल 74 का पहला क्लोज कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। समझना, आर्टिकल 74 की पहली क्लोज की बात को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसमें कुछ संविधान संशोधन किए गए और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये बात कौन से संविधान संशोधन द्वारा कही गई और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, आर्टिकल 74 में 2 संविधान संशोधन किए गए हैं। एक तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, और एक और 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ। मूल संविधान में आर्टिकल 74(1) में क्या कहा गया था और वर्तमान का आर्टिकल 74(1) किस तरीके से आगे जोड़ा गया, उसमें बातें, वो सब चीज़ें समझते हैं हम। 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को, देखिए मैं पूरी बात वैसी की वैसी लिखता हूँ जैसे संविधान में कही गई है। राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये कहा गया है, मूल संविधान में केवल इतनी बात कही गई। लेकिन इसके बाद में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन।
और इस 42वें संविधान संशोधन 1976, चूंकि आप जानते हैं 1976 में हुआ ये, उसके द्वारा इसमें एक लाइन जोड़ दी गई और कहा गया और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के आधार पर करेगा। ऐसी सलाह के आधार पर करेगा। मतलब ये कि मूल संविधान में ये नहीं कहा गया था कि राष्ट्रपति इसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि वो अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार ही करेगा, उनके आधार पर ही करेगा। तो ये कई बार पूछा गया है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को उसके मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो ये देखिए, ये है वो लाइन, 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ आप याद रखने के लिए बाध्य लिख सकते हैं कि इसे बाध्य कर दिया गया राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। और वो संविधान संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। लेकिन वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 74(1) वो इतना ही नहीं है, बल्कि और थोड़ा आगे है, क्योंकि एक और संविधान संशोधन किया गया और वो था 44वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन कब होता है? ये होता है 1978 में। और उसके द्वारा एक लाइन और जोड़ी गई और राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई भी सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और यदि उसे पुनर्विचार के लिए लौटा गया तो लौटाए जाने के बाद, एक बार लौटा दिया गया पुनर्विचार के लिए, उसके बाद मंत्रिपरिषद उसे जो भी सलाह देगी वो उसके अनुसार काम करेगा। तो एक बार तो वापस उसको रिटर्न कर ही सकता है। तो यहाँ लिखा गया है कि परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह को ऐसी सलाह पर मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा तथा पुनर्विचार के उपरांत दिए गए परामर्श के आधार पर, दिए गए सलाह के आधार पर, परामर्श सलाह एक ही बात है, सलाह के आधार पर वह कार्य करेगा। तो मतलब ये कि आर्टिकल 74(1) इतना बड़ा हो गया। 2 संविधान संशोधन किए जाते हैं और 74(1) की साइज़ ये हो जाती है। आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, मैं एक तरफ हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और पूरा का पूरा आर्टिकल 74(1) इन संविधान संशोधनों सहित ऐसे कैसे लिख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद की यहाँ स्थापना की गई आर्टिकल 74(1) में कि मंत्रिपरिषद होगी किसके लिए? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और प्रधानमंत्री पद को भी स्थापित किया गया किस रूप में? मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में। कि प्रधानमंत्री कौन होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान। ये जो यहाँ लिखा गया, तो प्रधानमंत्री पद को भी स्थापित किया गया मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में। ठीक है, ये लिख लीजिए। आगे देखिए, एक बात और हम समझते हैं, आर्टिकल 74(2) उसका वो क्लॉज और समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 74(2) कहता है, और वो कहता है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, इस प्रश्न को किसी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती, किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं दी, और यदि सलाह दी तो क्या सलाह दी, कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि नहीं दी थी। इस बात की जांच नहीं की जा सकती किसी कोर्ट में। तो
इस बात की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, जांच नहीं की जा सकती कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी, राष्ट्रपति को सलाह दी अथवा नहीं, और यदि दी तो क्या दी, मतलब यदि सलाह दी तो क्या सलाह दी, इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती। इसको भी आप वीडियो पॉज कीजिए और ऐसे कैसे उतार लीजिए। देखिए आर्टिकल 74 1 और 2 को पढ़ने का सीधा सा उद्देश्य ये है कि इस बारे में सीधा सीधा कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया, उस बात को मूल रूप से आप समझ सकें। ये भी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह जो राष्ट्रपति को दी जाती है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो आर्टिकल 74 2 सीधे सीधे कहता है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जा सकती है। देखिए मंत्रिपरिषद पे हम आते हैं। आर्टिकल 74 पढ़ने के बाद हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, कैसे होगी। संविधान में एक आर्टिकल है 75 और आर्टिकल 75 में क्लोज है 6। उनमें से पहला क्लोज एक बात कहता है, आर्टिकल 75 का पहला क्लोज ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ध्यान से समझना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। सीधे सीधे कहा गया है, हम इसको लिखेंगे वैसे का वैसे। आप यूँ समझिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये बात तो हम प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे, लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। मतलब ये कि राष्ट्रपति जब मंत्रियों की नियुक्ति करेगा तो संविधान कहता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। मतलब ये कि वो प्रधानमंत्री की सलाह के बगैर किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं बना सकता। किसी मंत्री की नियुक्ति करने में उसके लिए ज़रूरी है कि वह उस संबंध में प्रधानमंत्री से सलाह ले और प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए, बताए गए, सलाह दिए गए व्यक्ति को ही वो मंत्री पद पर नियुक्त करे। तो मतलब ये है कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री से सलाह लेने के लिए बाध्य है। ये इस बात को थोड़ा विशेष तौर पे समझना है। तो नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उस व्यक्ति को जिस बारे में प्रधानमंत्री उसे सलाह देता है। तो यहाँ देखें आर्टिकल 75 की भाषा हम वैसी की वैसे लिखते हैं और प्रधानमंत्री वाली बात भी यहाँ शामिल कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री में भी उसको पढ़ेंगे हम, यहाँ भी पढ़ लेते हैं। साथ साथ लिख लीजिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब यहां ध्यान रखें कि ये तो मूल जो आर्टिकल 75 1 जो कहता है बात वो है, इसको तो आप लिख लीजिए। यहाँ देखें इसकी 2-3 चीज़ें इसकी व्याख्या के रूप में हम लिखते हैं। एक बात तो ये कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए व्यक्ति, प्रधानमंत्री के बारे में सलाह देगा, उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो पहले आप इसे लिखें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे लिखें एक बात, एक लाइन छोड़ के।
लिखें, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे। अर्थात राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है, प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, एक बात यहाँ एक चीज थोड़ा सा और समझना आप विशेष तौर पे, ये तो आर्टिकल 75(1) था। मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में खास बात ध्यान रखें कि भारत के संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है, मंत्रियों की योग्यताएं क्या होंगी। मंत्रियों की योग्यताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। हालांकि ये बात अलग है कि फिर दल बदल वाला एक्ट आया जब 1985 में, तब ये कहा गया कि कोई व्यक्ति यदि दल बदल कर लेगा, तो यदि कोई मंत्री दल बदल कर लेता है तो फिर वो मंत्री नहीं रहता है। तो यहाँ पे ऐसा तो है, वो दल बदल वाला ऑप्शन तो एक है, लेकिन इसके अलावा कहीं पे भी मंत्री पद के लिए योग्यता का कोई जिक्र नहीं किया गया संविधान में। लेकिन एक बात थोड़ी विशेष तौर पे कही गई कि मंत्री के लिए ये तो ज़रूरी है कि वह संसद का सदस्य हो। ये थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि किसी भी मंत्री के लिए ज़रूरी है कि वह संसद का सदस्य हो, इस बात की अपेक्षा की गई है। हालांकि ये बात भी कहीं नहीं गई है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो संबंध पाया जाता है संसदीय शासन प्रणाली में, तो इसके मद्देनज़र एक आर्टिकल यहाँ पे खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आप समझिए कि ये ज़रूरी है किसी मंत्री के लिए कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। लेकिन ये यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए नियुक्ति जिस समय की जा रही है उस समय ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि वह अपनी नियुक्ति तिथि से 6 माह के अंदर संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। ये जो बात कही गई वो कही गई आर्टिकल 75(5) में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल 75(5) को मैं यहाँ साथ ही लिखवा रहा हूँ। तो आर्टिकल 75(5) बहुत महत्वपूर्ण है, जो ये कहता है कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेंगे। मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति, अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो मंत्री पद पर नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि नियुक्ति तिथि से 6 माह के अंदर वह संसद के दोनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करे। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। मतलब ये कि मंत्री पद पर नियुक्त किए जाते समय किसी व्यक्ति का सांसद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति बगैर सांसद बने, बगैर संसद का सदस्य बने अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो वो ध्यान रखें, अधिकतम 6 माह। अगर उस स्थिति में भी यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया गया और 6 माह तक भी यदि वो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता, तो फिर उस अवधि के उपरांत उसे हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपने लिख लिया। इसके बाद में पहले मैं जो लिखा रहा हूँ वो बात लिख लीजिए, उसके बाद हम आर्टिकल 75(5) लिखें। संविधान में मंत्रियों के संबंध में, संविधान में मंत्रियों के संबंध में योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अयोग्यताओं का तो है दल बदल वाला, योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि यह अपेक्षा की गई है, हालांकि यह अपेक्षा की गई है कि मंत्री, यह अपेक्षा की गई है कि मंत्री संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, किसी एक सदन का सदस्य हो। वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, किसी एक सदन का सदस्य हो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप ये लिखें, फिर हम इसका थोड़ा सा अर्थ लिखते हैं। लिखें आप अनुच्छेद 75(5) और यहाँ पे एक बात लिखें, लिखें वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक
संसद के सदस्य नहीं होंगे इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेंगे। मंत्री नहीं रहेंगे, ये बात कही गई आर्टिकल 75(5) में। ठीक है, तो यहाँ आगे आप लिखें इस बात को, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसके बाद लिखें आगे 2-3 बातें लिखते हैं। लिखें, अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के समय, अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का, अर्थात मंत्री पद पर नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति का संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वह नियुक्ति तिथि से 6 माह में, नियुक्ति तिथि से 6 माह में संसद के किसी एक सदन का, संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करे, संसद के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करे। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें, अर्थात कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना, संसद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, मंत्री पद पर रह सकता है। तो ये थोड़ा सा पूरी बात है मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो 2 क्लोज हमने पढ़ लिए, 75(1) और 75(5). चलिए आगे देखें, मंत्रियों की नियुक्ति की बात तो ठीक है, लेकिन मंत्रियों को हटाने की बात समझना आप, कि मंत्रियों को हटा कैसे सकते हैं, मंत्रियों की पदच्युति कैसे कर सकते हैं। तो एक तो है मंत्री की पदच्युति, ध्यान से समझना, एक है मंत्री परिषद का हटना। मंत्री 2 तरीके से हट सकते हैं, एक तो एक मंत्री को हटाया जाए तो वो तो मंत्री का हटना है, दूसरा मंत्री परिषद का हटना। मंत्री परिषद का मतलब सारे मंत्री, पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी तो सारे मंत्री हट जाएंगे। तो 2 तरीके से, एक तो मतलब व्यक्तिगत रूप से, दूसरा सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से मतलब एक मंत्री, सामूहिक रूप से मतलब पूरी मंत्री परिषद। तो एक मंत्री को यदि हटाना है, मंत्री की पदच्युति या मंत्री को पद से हटाना, तो इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75(2). मंत्री का मतलब केवल एक मंत्री के लिए बात कर रहा हूं मैं। यदि किसी एक मंत्री को हटाना हो, एक ही मंत्री को हटाना है, और यदि किसी एक ही मंत्री को हटाना है, तो आर्टिकल 75(2) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। ध्यान से समझना, ये कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा, इसका मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर रहेगा। और चाहने का मतलब ये भी है कि यदि उसे हटाना चाहे राष्ट्रपति तो जब चाहे तब हटा सकता है। इसके लिए कोई भी उसे कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। बस राष्ट्रपति ने उसे कहा, वो हट गया। उसके लिए ना किसी प्रकार की प्रोसेस चलेगी, ना उसे कारण बताना पड़ेगा, कभी भी हटा सकता है, किसी भी समय हटा सकता है बिना कोई कारण बताए। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और आप जानते हैं राष्ट्रपति कोई भी काम करता है प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का व्यवहारिक अर्थ यह है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। मतलब मंत्रियों पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण करने के लिए ऐसा किया गया,
क्योंकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटाएगा वो प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर हटाएगा। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के विरोध में कोई क्रिया करता है, काम करता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री यदि उसे हटने के लिए कहे तो प्रधानमंत्री के हटने के लिए कहने के पर यदि वो नहीं हटता तो फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के माध्यम से उस मंत्री को हटा देता है। वो इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये मंत्री किसी मंत्री को हटाना, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? ध्यान से समझना इस बात को। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? राष्ट्रपति के प्रति। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो लिखिए आप मंत्री की पदच्युति अनुच्छेद 75(2), मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। तो व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। हालांकि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग वो नहीं किया गया है, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। फिर देखें, मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं हम। और सामूहिक का मतलब क्या हुआ? मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है? मंत्री परिषद। सामूहिक रूप से उसका नाम मंत्री परिषद हो जाता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है आर्टिकल 75(3). और आर्टिकल 75(3) कहता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, और इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? यहाँ ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें लिख दिया जाता है संसद, और आप उस एग्जाम के प्रेशर में, तनाव में संसद को सही उत्तर कर लेते हैं, जबकि संसद में तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, केवल लोकसभा के प्रति होती है। तो इस लाइन को ऐसे कैसे लिख लीजिए? सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3), मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि मंत्री परिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है। जैसे ही उसका बहुमत संकट में आया, उसका बहुमत समाप्त हुआ, लोकसभा में मंत्री परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। सामूहिक रूप से किसी, यदि मान लीजिए एक सामूहिक उत्तरदायित्व का एक मतलब ये भी है कि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध भी यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो पूरी मंत्री परिषद वो समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वो साथ साथ तैरते हैं, वो साथ साथ डूबते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए इसमें एक और, ये तो लिखें ही लिखें, ये तो मूल बात है, आगे लिखें लिखें। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है, सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है कि मंत्री परिषद का अस्तित्व तब तक बना रहता है, मंत्री परिषद का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है। चलिए आगे देखें, अगले बिंदु में हम समझते हैं मंत्रियों की शपथ। और शपथ मंत्रियों के कौन दिलाएगा, कैसे लेंगे, क्या प्रारूप होगा। आर्टिकल 75(2) मंत्रियों की शपथ के बारे में जिक्र करता है, और 75(4) कहता है कि मंत्री किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। और वो शपथ ग्रहण 75(4) में क्या भाषा है वो समझना कि मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। मतलब शपथ 2 प्रकार की ग्रहण करते हैं वो। किसकी शपथ? पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ। ये 2 प्रकार की शपथ ग्रहण करते हैं। और किसके अनुसार? जैसा कि 3री अनुसूची में इसका प्रारूप दिया गया है। 3री अनुसूची का संबंध आप जानते हैं कि किससे है? शपथ के प्रारूप से है। उसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है कि वो क्या शपथ ग्रहण कैसे करेंगे, कि मैं इस
ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि ये संविधान की शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, वो जो है ना, वो जो प्रारूप है वो कहाँ दिया गया है, तीसरी अनुसूची में। और ये पद की शपथ लेते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो राष्ट्रपति के समक्ष ग्रहण करेंगे आप, तो लिखिए आप इसमें, लिखिए मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष, मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार, तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मंत्रियों की शपथ हुई। 75(5) आप पढ़ ही चुके हैं। और मंत्रियों के वेतन और भत्ते हैं वो आर्टिकल 75(6) में है। तो 75(1) से 6 तक की अगर मैं बात वापस चर्चा करूं तो 75(1) कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। 75(2) कहता है किसी मंत्री को पद से हटाने के बारे में, कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। 75(3) कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, वो किसके प्रति है, मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति। 75(4) कहता है शपथ के बारे में, कि मंत्री शपथ कैसे लेंगे और किसके समक्ष लेंगे। 75(6) कहता है 75(5) कहता है कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक संसद के सदस्य नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं होंगे। और 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया। चलिए आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं मंत्री परिषद के बारे में, कि मंत्री परिषद की संरचना क्या है। संरचना का मतलब मंत्री परिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री परिषद की संरचना समझना आप, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का मतलब इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कैबिनेट। जिसको आप कैबिनेट कहते हैं उसका हिंदी में जरूर नाम ध्यान रखें मंत्रिमंडल, क्योंकि इंग्लिश में कैबिनेट तो आप सब जानते हैं, हिंदी का मंत्रिमंडल आप नहीं जानते हैं कई बार। और यही वजह है कि कई बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, तो आप उसका उत्तर नहीं जान पाते। ये समझना आप क्या अंतर होता है। असल में मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। दूसरे मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे मंत्री होते हैं उपमंत्री। समझना इस बात को। और मंत्री परिषद में तो 3 प्रकार के मंत्री हुए, जबकि मंत्रिमंडल में एक ही प्रकार का मंत्री हुआ। समझ रहे आप, इसका मतलब मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है। मतलब ये कि अगर ये मंत्री परिषद है तो ये मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ये है और ये मंत्री परिषद है। ठीक है, इस तरीके से मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का ही एक हिस्सा है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होते हैं, कौन सा मंत्री होता है। मंत्रिमंडल का मतलब ये पहली श्रेणी के मंत्री होते हैं, पहले स्तर के मंत्री होते हैं, सबसे ताकतवर मंत्री होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जो अपने अपने विभाग के मुखिया होते हैं। कुछ प्रमुख विभाग, महत्वपूर्ण विभाग, उन विभागों के मुखिया मंत्री क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री। और ये कैबिनेट मंत्री संख्या में कम होते हैं, सबसे पावरफुल मंत्री हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीक होते हैं मंत्री, अपने विभाग के सर्वे सर्वा हैं ये, तो ये कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। एक बात खासतौर से ध्यान रखें कि संविधान जब लिखा गया उस मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया, सिंगल बार इसका यूज़ नहीं किया गया। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान संविधान में इसका यूज जो है, इस शब्द का यूज केवल एक बार किया गया है। हिंदी में कहें तो मंत्रिमंडल, इंग्लिश में कहें तो कैबिनेट। और वो कौन से आर्टिकल में है, वो है अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352 में इसका यूज किया गया, और वो यूज किया गया केवल एक बार, सिंगल बार इसका यूज किया गया है। और वो किस संदर्भ में है कि आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी, वो घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही की जाएगी। मंत्रिमंडल शब्द का यूज किया गया वहाँ पे, मंत्री परिषद नहीं है, मतलब सिर्फ कैबिनेट। बाकी संविधान में जहाँ भी शब्द आया वो मंत्री परिषद आया, मंत्रिमंडल नहीं आया।
दूसरी बात, राज्य मंत्री ये दूसरे स्तर के मंत्री हैं, दूसरी श्रेणी के मंत्री हैं, दूसरे लेवल के मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रह के काम करते हैं। मान लीजिए कोई भी विभाग है, रक्षा विभाग है, तो रक्षा विभाग का जो सर्वे सर्वा मंत्री है वो तो है कैबिनेट मंत्री, और रक्षा विभाग में कैबिनेट मंत्री के नीचे भी एक मंत्री होता है, वो राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोग करता है, सहायता करता है, उसके अधीन होता है। तो ये पहले स्तर का हुआ, ये दूसरे स्तर का हो गया। है ये भी मंत्री, है ये भी मंत्री, लेकिन ये ऊंची श्रेणी का मंत्री, ये उससे नीची श्रेणी का मंत्री। बात समझ पा रहे हैं आप? एक बात और ध्यान रखें कि राज्य मंत्री में भी यदि मान लीजिए कोई ऐसा विभाग है जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य मंत्री वो है जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रह के काम करता है, लेकिन मान लीजिए किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री है ही नहीं, और यदि किसी विभाग में कैबिनेट मंत्री है ही नहीं तो उसमें राज्य मंत्री होता है, फिर कैबिनेट मंत्री तो है नहीं, तो राज्य मंत्री है। तो जब राज्य मंत्री है तो इसका मतलब ये जो राज्य मंत्री है जिसके ऊपर कैबिनेट मंत्री नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री। जैसे गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, वो जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री है जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इससे पहले वासुदेव देवनानी भी राज्य मंत्री थे शिक्षा के, तो ये स्वतंत्र प्रभार होता है उनके पास, ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री कहलाते हैं। और ऐसे राज्य मंत्री जिनके ऊपर कैबिनेट मंत्री होता है वो राज्य मंत्री है ही, ठीक है। इसके अलावा उप मंत्री की जहां तक बात है, ये तीसरे श्रेणी के मंत्री होते हैं, तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं, जो इन दोनों मंत्रियों के अधीन रह के काम करते हैं, सहयोग के रूप में इनकी सहायता करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री मोटे तौर पे ये समझिए आप। लेकिन एक मोटे तौर पे एक मुख्य बात और समझिए, आपने एक नाम सुना होगा संसदीय सचिव। बताइए संसदीय सचिव मंत्री होते कि नहीं होते? ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। संसदीय सचिव, आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। अच्छा, इससे पहले एक बात तो और बताइए, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं कि संसदीय सचिव असल में आईएएस होता है या सांसद होता है? मतलब नेता होता है कि आईएएस होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों में इसके से लेकर गड़बड़ है। चूँकि शब्द आ गया सचिव तो कईयों को लगता है ये आईएएस होता है, जबकि ये आईएएस नहीं है, ये भी नेता है, संसद का सदस्य है ये। लेकिन ये ध्यान रखें, ये मंत्री नहीं होता है, ये मंत्री नहीं होता है। संसदीय सचिव कभी मंत्री नहीं होता, मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता। हालांकि हो सकता है उसे मंत्री के बराबर की सारी सुविधाएं मिलती हों, लेकिन वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? 2 बड़े सशक्त वजह मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि आप मुझे ये बताएं कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। और इसे शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ ग्रहण करता है प्रधानमंत्री के समक्ष। मंत्री के बारे में तो सीधे सीधे तौर पे आर्टिकल 75 एक कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा, मतलब राष्ट्रपति करता है। अगर ये मंत्री होते तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जानी चाहिए थी? राष्ट्रपति के द्वारा। चूंकि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता तो मंत्री नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 75(4) कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि ये तो प्रधानमंत्री के समक्ष शपथ ग्रहण कर रहा है। मंत्री अगर होते तो राष्ट्रपति के समक्ष करते। तो इसलिए संसदीय सचिव ध्यान रखें, मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। लिखें आप मंत्री परिषद की संरचना। लिखें, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 1 नंबर पे लिखें मंत्रिमंडल, कोष्टक में लिखें कैबिनेट। मंत्रिमंडल, कोष्टक में लिखें कैबिनेट। लिखें इसमें, ये प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के मुखिया होते हैं, जो अपने विभाग के मुखिया तथा सर्वेसर्वा होते हैं। अपने विभाग के मुखिया तथा सर्वेसर्वा होते हैं। लिखें अगली पंक्ति में, लिखें
मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया था। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया था। लिखें अगली पंक्ति में, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग वर्तमान में केवल एक बार किया गया है। इसका प्रयोग वर्तमान में केवल एक बार किया गया है, एक बार इसका यूज हुआ है। ठीक है। फिर लिखें एक बात और, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में तो ज़्यादा हो जाती है। मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के मंत्री आ गए। चलिए दूसरा लिखें, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में लिखें ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। जो कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। लिखिए अगली पंक्ति में, जिन विभागों में कैबिनेट मंत्री नहीं होते, जिन विभागों में कैबिनेट मंत्री नहीं होते, उस विभाग का राज्य मंत्री, उस विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। फिर लिखें उपमंत्री, और उपमंत्री में लिखें ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं, ये उपमंत्री हुए। ठीक है। आगे नोट लगाएं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखें, नोट लगा के लिखें अगली पंक्ति में, संसदीय सचिव मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। संसदीय सचिव मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। ठीक है। एक बात और बची है बहुत महत्वपूर्ण, वो और मंत्री परिषद के बारे में समझिए। मूल संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। एक बात और हम समझते हैं, वह है मंत्री परिषद का आकार। मूल संविधान में कुछ भी नहीं था इस बारे में कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होंगे, कितनी संख्या होगी मंत्रियों की, कोई तय नहीं था। और चूंकि कोई तय नहीं था, इसलिए मंत्रियों की संख्या वो तय नहीं होने की वजह से शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले तो केवल एक ही दल की सरकार हुआ करती थी, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे गठबंधन की राजनीति हावी हुई, वैसे वैसे अनेक दलों से समर्थन लेने के लिए उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। और मंत्री पद का प्रलोभन जब दिया गया तो इससे मंत्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि हुई, जिससे एक तो भ्रष्टाचार बढ़ा और दूसरा मंत्रियों की संख्या बढ़ने से प्रशासन में थोड़ा सा गड़बड़े हुई। तो इस वजह से इस चीज़ पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया, ये कि मंत्रियों की संख्या को फिक्स किया गया कि इससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, अधिकतम सीमा तय कर दी गई। तो ये एक संविधान संशोधन होता है हमारे यहाँ, और उस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। और वो संविधान संशोधन होता है कौन से वाला, 91वां संविधान संशोधन 2003। और इसके द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, और आर्टिकल जोड़ा जाता है, देखिए 2 क्लोज जोड़े गए हैं। आर्टिकल 75(1) में एक क्लोज जोड़ा गया, एक कै लिखा गया इसमें। 75(1) में तो मंत्रियों की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात थी। इस संविधान संशोधन द्वारा एक तो जोड़ा गया 75(1) कै, और एक जोड़ा गया आर्टिकल 75(1) कै। तो उन दोनों क्लोजेस को समझिए क्या बात कही गई। 75(1) कै कहता है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब ये कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, ये प्रधानमंत्री सहित ये संख्या लोकसभा की टोटल जितनी भी सदस्य संख्या है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। अधिकतम उसकी 15%। ध्यान रखें आप, लोकसभा है,
संसद नहीं है। तो ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये अधिकतम सीमा तय कर दी। तो लिखा है इसमें क्या, वो बहुत विशेष ध्यान रखें आप। पहले आप हेडिंग डालिए मंत्रिपरिषद का आकार और लिखें मूल संविधान में, मैं लिखा देता हूँ, लिखें मूल संविधान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था, अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। लिखिए अगली पंक्ति में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1) के जोड़कर अनुच्छेद 75(1) के जोड़कर यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 75(1) के जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 91वें संविधान संशोधन द्वारा 75(1) में लिख दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। एक अंतिम बिंदु और समझिए कि मंत्री पद की अयोग्यता के बारे में इसी संविधान संशोधन द्वारा एक आर्टिकल 75(1) भी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि यदि कोई मंत्री दल बदल कर लेता है तो दल बदल कर दिए जाने के बाद में वो मंत्री पद पर धारण करने के योग्य नहीं होगा, उसे मंत्री पद से हटना पड़ेगा, ठीक है। वो दोबारा अगले कार्यकाल में ही नई लोकसभा में या फिर जब तक कि वो दोबारा उसी लोकसभा में चुन के ना आ जाए तब तक मंत्री नहीं बन सकता है। तो ये इसमें कहा गया है। तो एक बात और आप लिखें, दल बदल संबंधी अयोग्यता, ये सांसदों पर तो है ही है, वो तो हम संसद में पढ़ेंगे, मंत्रियों पर भी है। सांसदों पर तो आर्टिकल 102 में है और 10वीं अनुसूची में है। मंत्रियों के संबंध में ये जो कहा गया, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है और एक आर्टिकल जोड़ा गया और आर्टिकल 75(1) है। और इसमें कहा गया है कि यदि कोई मंत्री दल बदल कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह मंत्री पद के लिए योग्य नहीं होगा, मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा, मंत्री पद पर नहीं रह सकता। तो लिखें आप, लिखें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 75(1) ख जोड़कर, ख से खरगोश वाला, बी मान लीजिए इंग्लिश में कहें तो, 75(1) ख जोड़कर मंत्रियों के संबंध में दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण किया गया। मंत्रियों के संबंध में दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण किया गया कि यदि कोई मंत्री दल बदल करता है, तो वह मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा, ठीक है। ये आपकी मंत्री परिषद है। इस
पूरे इसको समझा कि किस तरीके से मंत्रियों की नियुक्ति होगी, कैसे किसी मंत्री को हटा सकते हैं, कैसे पूरी मंत्रिपरिषद हटती है, कैसे 6 माह वाली वो पूरी प्रक्रिया थी, किस तरीके से उनकी शपथ ग्रहण की जाती है, कौन कौन मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है और मंत्रियों की योग्यता दल बदल संबंधी ये क्या है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में मैं समझता हूँ कि आपने ये जो कुछ भी अब आज हमने पढ़ा वो आपके समझ आया होगा। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं प्रधानमंत्री नाम के टॉपिक के साथ। एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, प्रधानमंत्री। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।